ठीक है, तो आज अपन एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, सरल आवर्ती गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इससे पहले आपन ने कुछ गतियां, कुछ मोशन पढ़े थे और आपन ने एक विमी गति 1D मोशन पढ़ा था। 1D मोशन में एक विमी गति में कण या पार्टिकल कैसे चलता था, सरल रेखा में चलता था, है ना, स्ट्रेट लाइन में चलता था। 2D मोशन पढ़ा था अपन ने, द्विविमी गति, उसमें कण या पार्टिकल कैसे चलता था, एक तल में, एक प्लेन में चलता था। और फिर अपन ने सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति पढ़ा था, उसमें कण उसमें वृत्त में घूमता था, सर्कल में घूमता था। और उसके बाद रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, वो भी एक है जिसमें वस्तु या शेप, जो भी बॉडी है ना, उसकी आकृति पे, उसके शेप पे निर्भर करता था उसका मोशन, उसकी गति। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति एक नई गति है। जो भी मोशन, जो भी गति अपन ने पढ़ी है उससे टोटली डिफरेंट है, अलग है। क्या क्या चीजें आएंगी वो देखते हैं इसमें अपन, लेकिन इसको समझने से पहले तुम्हें कुछ गतियां और कुछ मोशंस और आने चाहिए। इसमें सबसे पहले आप लिखो पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति। तो इसमें आप सब लिखिए पीरियोडिक मोशन या आप लिख लेना इसमें आवर्ती गति। तो नाम से क्लियर है ये, बताओ फटाफट। अगर पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति की अपन बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई भी गति, कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करेगा, अपने आप को दोहराएगा, उसी को क्या कहना पड़ेगा अपने को, आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। अगर वो अपने आप को दोहरा रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो एक निश्चित समय अंतराल होगा, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होगा जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। उस निश्चित समय अंतराल को, उस टाइम पीरियड को आवर्तकाल या इंग्लिश में टाइम पीरियड कहना है अपने को। तो आप लिखो, पॉइंट लिख लो इसके आगे, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इज पीरियोडिक मोशन। वह गति जो अपने आप को दोहराएगी आवर्ती गति है। मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इज पीरियोडिक मोशन। गति जो अपने आप को दोहराएगी आवर्ती गति है, तथा जिस समय अंतराल में यह अपने आप को दोहराएगी आवर्तकाल है। तथा जिस समय अंतराल में यह अपने आप को दोहराएगी आवर्तकाल है। एंड द टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स इटसेल्फ। And the time after which it repeats itself is time period. ठीक है ना। तो जो भी अपने आप को गति दोहरा रही है, जो भी मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसको पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति कहना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको पता होंगे। रोज 8 बजे हम पढ़ने बैठ जाते हैं और रात 12 बजे तक लगातार बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं। तो ये वाला जो मोशन है, ये वाला जो भी फिनोमिना हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, इसको आवर्ती गति कहना है। रात में 8 बजे पलंग पकड़ते हैं और अगले दिन 8 बजे तक सोते रहते हैं लगातार, ये भी पीरियोडिक मोशन है, अपने आप को दोहरा रहा है अगर ये, ठीक है ना। तो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक प्रोसेस, आवर्ती प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है, उसमें कुछ लेना देना है नहीं। इसके अलावा इसमें एक और गति लिखेंगे अपन, एक और मोशन लिखेंगे अपन। तो सेकंड आप लिखिए दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन। दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन। तो दोलन गति लिख लीजिए या ऑसिलेटरी मोशन लिख लीजिए, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, आपको आते भी होंगे, बट आपको पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर चालू हो पाएगा। तो दोलन या ऑसिलेटरी का मतलब होता है किसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमना, या किसी पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहते हैं यहाँ पर, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जिस बिंदु के इर्द गिर्द आप घूम रहे होगे, जैसे गिटार बजाना आता होगा आपको, शक्ल से तबले दिखते हो वैसे तुम, लेकिन मान लीजिए तुमने कभी गिटार बजाया, तो गिटार का जो तार होता है ना, उस तार को तुम ऐसे प्यार से धक्का दोगे तो गिटार का तार फड़फड़ाएगा ऐसे। तो गिटार का जो तार का मोशन हो रहा है ना, उसको ऑसिलेटरी या दोलन गति कह सकते हो। आसानी से मान लीजिए आपके बाल मेरे को पसंद आ गए, ऐसे बाल ऐसे उठाया आपको और आपके दुश्मन ने आपको ऐसे धक्का दिया, तो आप ऐसे क्या कर रहे होगे, मोशन कर रहे होगे, गति कर रहे होगे। अब वो भी आपका मोशन क्या हो जाएगा, वो एसएचएम हो सकता है, नहीं हो सकता है, आगे देखेंगे। लेकिन दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन जरूर होगा। दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है, इर्द गिर्द घूमना।
इर्द गिर्द घूमना, इर्द गिर्द घूमने का मतलब बार बार उसी बिंदु से, बार बार उसी पॉइंट से गुजरना चाहिए। तुम्हारे नीट में क्वेश्चन भी है, ये समझ में आ रहा है क्या? ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है? किसी बिंदु से बार बार गुजरना है इर्द गिर्द। वो कोई भी आपने वायर लिया, उस वायर को हल्का सा डिस्टर्ब किया आपने, वो वायर क्या कर रहा है? फड़फड़ा रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। बताइए सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी या दोलन होगा कि नहीं होगा? ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति का मतलब क्या होगा? किसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमना, या फिर अंग्रेजी में कह सकते हो टू एंड फ्रो मोशन। वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन वो दोलन गति है कि नहीं है? वो ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं है? सर्कल में आप घूम रहे हो, किसी बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहे हो क्या? नहीं घूम रहे हो। बिल्कुल अपने मन से बना नहीं देने का कि सर रेडियस है, केंद्र है और सेंटर है, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप एक पॉइंट लिखो इसके आगे, ये तो दोलन गति है, ऑसिलेटरी मोशन है, इसके आगे यहाँ पे एक पॉइंट लिखो कि यदि कण किसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है, यदि कण किसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है तब इसे दोलन गति कहा जाएगा। For particle in to and fro motion, for particle in to and fro motion, oscillatory motion is defined. For particle in to and fro motion, oscillatory motion is defined. ठीक है ना? तो किसी बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहे हो आप, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया अपन ने और इस पॉइंट के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो, तो इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। यहाँ पर जिस पॉइंट के इर्द गिर्द आप घूम रहे होगे उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन या माध्य स्थिति। जिस बिंदु के आप इर्द गिर्द घूमोगे, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमोगे, उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन या माध्य स्थिति। जहां तक जाओगे उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन या चरम स्थिति। यहां तक आ रहे हो आप बार बार, तो ये दो क्या हो जाएंगी इसकी? चरम स्थितियां या एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएंगी। तो आप एक और पॉइंट लिखो इसके आगे, जिस बिंदु के इर्द गिर्द गति होगी वह माध्य स्थिति है। Point about which to and fro motion is defined, point about which to and fro motion is defined, point about which to and fro motion is defined is mean position, is mean position। जिस बिंदु के इर्द गिर्द गति होगी वह माध्य स्थिति है। ठीक है ना? तो ये समझ में आना चाहिए, माध्य स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो उसी को माध्य स्थिति या मीन पोजीशन कहना है। और जहां तक जा रहे हो आप उसको क्या कहना है अपने को, चरम स्थिति या एक्सट्रीम पोजीशन कहना है अपने को। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके आगे कि माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन पर चरम स्थितियां परिभाषित होंगी। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन पर चरम स्थितियां परिभाषित होंगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन विल डिफाइन एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन विल डिफाइन एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से देख लीजिए, ये कोई पॉइंट था यहाँ पे और इसको अपन लिख सकते हैं मीन पोजीशन या माध्य स्थिति, आप जिसमें लिखना चाहो लिख लेने का। यहाँ से कोई भी कण गति करना चालू किया, कोई भी पार्टिकल यहाँ से चलना चालू किया, वो कुछ देर आगे गया, अब इसके आगे और नहीं जा रहा है, तो इसी को अपने को क्या बोलना है, चरम स्थिति, या इसी को अपने को क्या बोलना है भैया, एक्सट्रीम पोजीशन। चरम स्थिति या एक्सट्रीम पोजीशन लिख लेना। और ये अपनी गति को बार बार दोहराने वाला है, ये बार बार इसी को रिपीट करने वाला है। यहाँ से वापस कहाँ पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, वापस से माध्य स्थिति पे आएगा, फिर एक और दूरी तक जाएगा, इससे आगे फिर नहीं जाएगा, ये वापस से क्या हो जाएगी, चरम स्थिति हो जाएगी, ये एक और एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, वापस से घूम के यहाँ पे फिर आ जाएगा। अब इसी तरीके से अपनी प्रक्रिया को दोहराएगा, इसी तरीके से ये इस प्रोसेस को रिपीट करेगा। किस पॉइंट के अबाउट, किस बिंदु के सापेक्ष, किस बिंदु के इर्द गिर्द, किस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलना है, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। कॉमनली
ली माध्य स्थिति, मीन पोजीशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है, इसलिए हमने सामान्यतः नॉर्मली इस मीन पोजीशन को हम x बराबर 0 बोलते हैं। जरूरी नहीं है मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो तो x की वैल्यू 1 लाख भी लिख सकते हो कि 1 लाख के सापेक्ष ये क्या कर रहा है, दोलन गति कर रहा है, कि 1 लाख पर ये क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, लेकिन x 0 मान लेना, उससे मैथ्स थोड़ी आसान हो जाएगी। तो याद करना है मीन पोजीशन है। अब जो परिभाषा लिखवाई है ना, जो डेफिनेशन लिखवाई है, उसमें पॉइंट लिखवाया हुआ है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता था न्यूनतम दूरी। तो बताइए ये मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम स्थिति है। इन दोनों के बीच में आपको एक डिस्टेंस मिलने वाली है, एक दूरी मिलने वाली है। इसी को अपने को क्या कहना है, एम्पलीट्यूड, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, आयाम लिख सकते हैं। चिन्ह इसका, सिंबल इसका ए आ जाएगा। तो जो भी सिंपल सी टर्म्स है ना, ये सब बनाते चलना, कुछ डाउट तो पूछ लेने का। मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, इसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हो और जहां तक जा सकते हो, तो यहां से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा से ज्यादा विस्थापन कितना होगा, एक्सट्रीम पोजीशन के बराबर। इससे आगे आप नहीं जा सकते। चरम स्थिति, एक्सट्रीम मतलब एंड है वो, चरम हिंदी में मतलब चरम से आगे कुछ होगा नहीं, तो ये एंड है भैया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अधिकतम विस्थापन है। अब अगर इसको 0 माना है ना, तो एक साइड को हम प्लस मानेंगे और एक साइड को माइनस, इसलिए अगर ये x 0 मानोगे तो इसको हम x इक्वल टू क्या बोल देंगे, प्लस a, और इस दूसरे वाले को हम मैथ्स लगा के x इक्वल टू क्या बोल देंगे, माइनस a। तो यहाँ पे हम एक दोलन गति, एक ऑसिलेटरी मोशन डिफाइन कर रहे हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया बस सुनते चलना, आज की क्लास में बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं, आपको आते होंगे सब। तो एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है आवर्ती गति, जो अपने आप को दोहरा रही है, जो अपने आप को रिपीट कर रही है। क्या ये अपने आप को रिपीट करेगा, ये जो बताया हुआ है ये अपने आप को रिपीट करेगा, क्या ये अपने आप को दोहराएगा ना, बताओ। ये तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ से चालू किया था मैंने, इसको इनिशियल पॉइंट मान लो, लेट्स से दिस इज इनिशियल पॉइंट, ये प्रारंभिक बिंदु था, ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे आया, मान लीजिए ये फाइनल हो गया, यहाँ पे रुक गया है। अब बताओ इसके आगे कहाँ जाएगा ये, इसके आगे वापस से इधर ही तो जाएगा ऐसे ही, तो वापस से यही प्रोसेस रिपीट होएगा, वापस से यही प्रक्रिया रिपीट होएगी। ये यहाँ से इधर गया, ऐसे मानो ना, ये धागे से अपन ने किसी बॉल को लटका रखा है, उसको ऐसे मार दिया, ऐसे मारेंगे तो बॉल किधर जाएगी, पहले यहाँ से आगे जाएगी, फिर वापस पीछे आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, अब वापस कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो ये बताइए अब यही प्रोसेस वापस से क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, यही प्रक्रिया वापस से क्या होने वाली है, दोहराने वाली है। तो आपको याद रखना है एक प्रक्रिया का समय, एक प्रोसेस का टाइम, उसको टाइम पीरियड कहते थे हम, उसको हम क्या कहते थे, आवर्तकाल कहते थे। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, इसको हम बोलेंगे प्रोसेस। इस पूरे पथ को, इस पूरे रास्ते को क्या बोलना है, प्रोसेस या प्रक्रिया। और प्रोसेस नहीं बोलेंगे, हर चैप्टर में प्रोसेस का नाम अलग अलग है, हर चैप्टर में प्रक्रिया का नाम अलग अलग है। इसको आज से आपको बोलना पड़ेगा वन ऑसिलेशन। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आपको बोलना है वन ऑसिलेशन, या एक दोलन बनाया गया है। तो ये जो आपने बनाया है, इसको आपको आज से क्या कहना है, वन ऑसिलेशन, सिंगल ऑसिलेशन या एक दोलन कहना है। एक्चुअली प्रक्रिया, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है, हम आपसे बोलते हैं टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, जब चीज अपने आप को रिपीट करने लग जाए, जब चीज अपने आप को दोहराने लग जाए, तो इसके बाद वापस से यही चित्र बनेगा। अगर तुम बनाओगे ना, इसके बाद वापस से यही चित्र बनेगा, इसका मतलब ये वापस से क्या हो जाएगा, दोहराने लग जाएगा। अगर आप बोलते कि नहीं सर केवल यहाँ से यहाँ तक, इसको एक आप प्रक्रिया मान लो, इसको आप एक प्रोसेस मान लो, तो अगला चित्र ऐसा ही नहीं बनता, क्योंकि ये वाला चित्र तो किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इसके बाद बॉल किधर आएगी, इधर पीछे आएगी। तो ये वाली प्रक्रिया नीचे दोहराई नहीं गई है, ये वाला प्रोसेस नीचे रिपीट नहीं किया है। इसलिए अपने को टाइम पीरियड या आवर्तकाल जब भी पता लगाना हो, उसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस अपने आप को रिपीट करेगा, प्रक्रिया अपने आप को क्या करेगी, दोहराएगी। प्रक्रिया दोहराने का मतलब, प्रोसेस रिपीट करने का मतलब सारी चीज सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज आप 8 बजे सो गए, अब जिस स्थिति में सोए हो कल उसी स्थिति में सोने का। आज तो पलंग पे सोए, कल मम्मी ने आपको बताया कि तेरी जगह तो सड़क पे है, अब तो सो रहा है सड़क पे। भैया प्रोसेस रिपीट नहीं हुआ, प्रक्रिया ने दोहराया नहीं। रिपीट करने का मतलब हर एक चीज
क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर हर एक चीज सेम है, हर एक राशि सेम है, तब बोलना कि प्रोसेस रिपीट कर रहा है, प्रक्रिया अपने आप को दोहरा रही है। इसीलिए यहाँ पे ज्ञान देना पड़ेगा आपको। तो आप एक नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, उसमें लिखिए ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन या एक दोलन लिखिए। हिंदी में लिखिए एक दोलन, इंग्लिश में लिखा ही हुआ है वन ऑसिलेशन। बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं। और तो एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होगा, एक दोलन का मतलब क्या होगा, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, तब उसको क्या बोलेंगे हम, एक ऑसिलेशन या एक दोलन बोलेंगे। उसके बाद वापस से सारी वैल्यूज, उसके बाद वापस से सारे मान क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। तो आप एक पॉइंट लिखो कि व्हेन बॉडी ऑसिलेट्स, जब कण दोलन गति करेगा, व्हेन बॉडी ऑसिलेट्स, then process after which each physical quantity repeat itself is one oscillation। जब कण दोलन गति करेगा, तब वह प्रक्रिया जिसके पश्चात समस्त राशियां अपने आप को दोहराएंगी, एक दोलन है। और इसमें क्या है, बहुत सारे आपको डाउट आएंगे, इसलिए अपन ना एक सिंपल सी लाइन लिखवा देते हैं। अगर पार्टिकल या कण ने 4a चल लिया है, तब बोलना कि एक ऑसिलेशन या एक दोलन हो गया है। ये मैं वापस से चित्र बना देता हूँ, आप फटाफट चित्र बनाइए और पॉइंट्स जो बोले जा रहे हैं उनको याद कीजिए। एक यहाँ पे पॉइंट लिया गया है, इसको बोलने का मीन पोजीशन या माध्य स्थिति। इसका मतलब क्या होगा, इसी के इर्द गिर्द घूमना है अपने को, जहां तक जाना है वो एक्सट्रीम पोजीशन या चरम बिंदु, और दूसरे किनारे पर जहां तक जा सकते हो वो चरम स्थिति, वो भी एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से चालू करना है, यहाँ तक आएंगे, फिर वापस इधर आएंगे, फिर वापस इधर आएंगे और फिर वापस इधर आएंगे। कितना चल लिया अपन, ये होता था x बराबर 0 और ये क्या होता था x बराबर +a, और ये क्या होता था x बराबर -a। तो बताइए आप 4a कब चलोगे, यहाँ से यहाँ आओगे तो a चल लिए आप, यहाँ से वापस इधर आओगे तब भी a चले, यहाँ से यहाँ गए तब भी a, और यहाँ से वापस आए तब भी कितना चले हो, a चले हो। तो टोटल डिस्टेंस या दूरी वो कितनी हो जाएगी भैया, 4a। तो ये चित्र बना लेने का सिंपल सा। और एक दोलन या एक ऑसिलेशन में प्लीज याद रखेंगे कि कण कितना चलेगा। तो ये डिस्टेंस है 4a और इसके आगे लिख लेना प्रत्येक दोलन में इन ईच ऑसिलेशन, या ये 4a दूरी है प्रत्येक दोलन में। तो सिंपल सी राशियां याद कर लेना, ये सब पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें बताइए जिस बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहे हो, जिस पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हो जिस पॉइंट से, उसी को क्या बोलना है अपने को, माध्य स्थिति। जहां तक जा रहे हो वो चरम स्थिति। आयाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए आप इसी के आगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। माध्य व चरम स्थिति के मध्य विस्थापन को आयाम कहा जाएगा। माध्य व चरम स्थिति के मध्य का विस्थापन आयाम होगा। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। माध्य व चरम स्थिति के मध्य का विस्थापन आयाम होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं। बताओ सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति वो
किसी पॉइंट, किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति नहीं हो रही है, वहां पे कोई मीन नहीं है, कोई एक्सट्रीम नहीं है, कोई माध्य स्थिति नहीं है, कोई चरम स्थिति नहीं है, तो सर्कुलर मोशन या फिर आपको बोल दे वृत्तीय गति, वो ऑसिलेटरी या दोलन नहीं होगा। ऑसिलेटरी या दोलन का मतलब क्या होता है, एक बिंदु के इर्द गिर्द जाना है, तो सर्कुलर मोशन में कहाँ है मीन, कहाँ है एक्सट्रीम, कुछ नहीं है, समझ रहे हो गया। तो इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति पीरियोडिक हो सकती है। हो सकता है कि हर चक्कर 2 सेकंड बाद पूरा हो रहा हो तो पीरियोडिक हो जाएगी, आवर्ती हो जाएगी, बट ये कभी भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता है। तो पॉइंट लिख लेना कि दोलन गति सदैव आवर्ती गति होगी। ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक। ऑसिलेटरी मोशन is always periodic, but periodic motion may not be oscillatory, but periodic motion may not be oscillatory. दोलन गति आवर्ती गति होगी, परंतु आवर्ती गति सदैव दोलन गति होना आवश्यक नहीं है। आवर्ती गति सदैव दोलन गति होना आवश्यक नहीं है। और ये अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे हायरार्की बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। इसके आगे एक और पॉइंट लिखो कि वृत्तीय गति, हिंदी में लिख लेना पहले कि वृत्तीय गति आवर्ती गति है, वृत्तीय गति आवर्ती गति है, परंतु दोलन नहीं। सर्कुलर मोशन is periodic motion. Circular motion is periodic motion but not oscillatory. अभी भी अगर आपके कुछ दिमाग में घूम रहा हो सर क्या क्या बोल रहे हो, ये सब तो ऊपर से जा रहा है, तो इधर से आपको बनाते चलने का। देखिए सबसे पहले आता है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति आप लिख लेना। तो पीरियोडिक मोशन आवर्ती गति क्या हो सकती है, हर 24 घंटे बाद नया दिन आ जाता है। शक्लें वही रहती हैं अपनी, लेकिन कोई बात नहीं, बट दिन नया हो जाता है, तो हर 24 घंटे उसका टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। इस पीरियोडिक मोशन का एक छोटा भाई है जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, दोलन गति। तो ये पीरियोडिक मोशन, ये दादाजी मानने का, इनका एक बेटा क्या हो गया है, ऑसिलेटरी मोशन। और इस ऑसिलेटरी मोशन का एक बेटा है, वो है एसएचएम। इसका मतलब पीरियोडिक मोशन एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य, उस बड़े से साम्राज्य के छोटे से कुछ गरीब लोग, ऑसिलेटरी मोशन, उन गरीब लोगों की संतान है, उनको क्या बोलेंगे, एसएचएम। इसका मतलब क्या हो गया, सारे पीरियोडिक के अंदर क्या है, ऑसिलेटरी। पीरियोडिक के अंदर और भी कुछ है, इसमें पीरियोडिक मोशन में रोज नया दिन आना, वो भी पीरियोडिक है, वो भी आवर्ती है, हर 24 घंटे बाद एक नया दिन आ जाता है। तो पीरियोडिक मोशन के और भी 2-4 बेटे हैं जिनके बारे में अपने को चर्चा नहीं करनी है। तो पीरियोडिक मोशन आवर्ती गति बहुत बड़ा सा मोशन है। इसमें रोज सुबह 10 बजे नीरज सर आके आपको 10 थप्पड़ मारते हैं, वो भी एक आवर्ती गति है। रोज 10 बजे अपन 10 थप्पड़ खा रहे हैं, तो वो भी पीरियोडिक मोशन है। बट तो वो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनमें से एक छोटी सी गति है, उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी बहुत प्रकार के होंगे, उनमें भी एक छोटा सा मोशन है, उसको क्या बोलते हैं, एसएचएम। यहां से क्या बोलना चाहिए, सारे आवर्ती गति जरूरी नहीं है दोलन हो, और सारी दोलन जरूरी नहीं है एसएचएम हो, सारी पीरियोडिक जरूरी नहीं है ऑसिलेटरी हो, सारा ऑसिलेटरी जरूरी नहीं है एसएचएम हो। लेकिन उल्टे में हमेशा सही है, सारा एसएचएम किसका बेटा है, तो सारा एसएचएम ऑसिलेटरी होगा और सारा ऑसिलेटरी पीरियोडिक होगा। बाकी इनके तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर ये फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारे मोशन भी समझ में आ जाएंगे। तो ये फिगर आप बना लेने का, और इससे आपसे कोई भी, तो और इनकी कंडीशन क्या क्या थी वो अभी देख लेंगे अपन। पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति की क्या कंडीशन होती है, अपने आप को दोहराना, अपने आप को रिपीट करना। तो इसकी कंडीशन है अपने आप को दोहराना या अपने आप को रिपीट करना, है ना। और आपसे
से कोई बोले ऑसिलेटरी मोशन की क्या कंडीशन है, इर्द गिर्द घूमना, टू एंड फ्रो मोशन। और कोई बोले एसएचएम की क्या कंडीशन है, बोलना रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स या हिंदी में इसको आप लिख लेना प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब मैं वापस से सब कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, कौन क्या होता है क्या नहीं होता है, इस क्षेत्र से समझ लेना। सारी आवर्ती गति, उसमें बहुत सारी गतियां होती हैं। पीरियोडिक मोशन, बहुत सारे मोशन होते हैं। उस पीरियोडिक मोशन में एक छोटा सा मोशन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति, पता लगा मैंने आपको बोल दिया कि भैया तू डॉक्टर तभी बनेगा जब रोज इस दीवार से उस दीवार तक घुमा करेगा 50 चक्कर। तो आप घूमने लग गए 50 चक्कर ऐसे, अब आप 50 चक्कर ऐसे घूमने लग गए ना, तो ये बीच वाला बिंदु क्या हो जाएगी, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। और आप इधर उधर घूम रहे हो। वो ऑसिलेटरी मोशन तो है, दोलन गति तो है, लेकिन एसएचएम नहीं है। एसएचएम के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, एक कंडीशन बताइए, क्या होना चाहिए, प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए। क्या होता है प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, तो देख लेंगे आगे अपन। बट ये इसमें कुछ अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कि सारे एसएचएम वो क्या होंगे, ऑसिलेटरी, और सारे ऑसिलेटरी क्या होंगे, पीरियोडिक। लेकिन सारे पीरियोडिक जरूरी नहीं है ऑसिलेटरी हो, और सारे ऑसिलेटरी जरूरी नहीं है कि वो एसएचएम हो। ये आप इनकी हायरार्की से समझ लेना। तो यहाँ पे एसएचएम के लिए एक लाइन तो जरूर लिख लेते हैं अपन, फिर पढ़ेंगे इसमें और सारी चीजें। तो आप इसी के आगे लिख लीजिए सरल आवर्ती गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति। तो उसमें लिख लेना, यदि कण पे प्रत्यानयन बल, इफ रीस्टोरिंग फोर्स, यदि कण पे प्रत्यानयन बल आरोपित होगा तब यह कण एसएचएम करेगा। यदि कण पर प्रत्यानयन बल आरोपित होगा तब यह एसएचएम करेगा। इफ रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल, इफ रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल, देन इट परफॉर्म एसएचएम, देन इट परफॉर्म एसएचएम। तो एसएचएम की कंडीशन क्या है, क्योंकि सवाल बहुत सारे करेंगे ना, तो कंडीशन हर बार नहीं आ जाएगी। लेकिन आप बस ऐसे लिख लो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप लिख रहे हो, रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल का मतलब होगा F समानुपाती होना चाहिए -x के, फोर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए -x के। ऐसा जब भी दिखेगा तो इसको हम बहुत ही प्यार से क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। और चलने में जो काम बल का होता है, चलते वक्त जो काम फोर्स का होता है, घूमते वक्त वही काम किसका हो जाएगा, टॉर्क का या बलाघूर्ण का। और चलते वक्त जो काम x का होता है, घूमते वक्त वही काम किसका हो जाता है, थीटा का। इसका मतलब इन दोनों में से कुछ भी दिख जाए आपको, आप बोल देना कि पार्टिकल या कण क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। और कोई कंडीशन नहीं है एसएचएम की, एसएचएम की केवल ये एक कंडीशन है। अब यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये दोनों, ये कौन सा एसएचएम हो जाएगा, बोलना रेखीय एसएचएम, लीनियर एसएचएम। और बलाघूर्ण लगने का मतलब, टॉर्क लगने का मतलब एंगुलर एसएचएम, कोणीय एसएचएम हो जाएगा। यहां तक पहुंचने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं आपको ऐसे पूछ लेता कि फोर्स लग रहा है कल को, है ना, एग्जाम्पल में मैंने आपसे बोला फोर्स लग रहा है -kx² और -2x। तो बताइए, अगर यहाँ पे कण एसएचएम करता है, अगर यहाँ पे पार्टिकल एसएचएम करता है तो कंडीशन क्या होगी, मैंने आपसे पूछ लिया। बताइए, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अगर कण एसएचएम कर रहा है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमें तो एक ही कंडीशन बताइए सर। F केवल किस पे निर्भर करना चाहिए, -x पे। ये तो x² भी दिख रहा है, इसलिए आप अपनी मर्जी से बोल दो सर k को 0 कर दो। बताओ, k को अगर मैं 0 डाल देता यहाँ पे, तो क्या f बराबर -2x आ जाता, और क्या f प्रोपोर्शनल टू -x, समानुपाती -x लिखा जा सकता था। इसका मतलब कोई मेरे से अब बोलेगा कि ये पार्टिकल, ये कण कब एसएचएम करेगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा प्रत्यानयन बल रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, मैं बोलूंगा k 0। अब ये मत बोल देना वो नई कंडीशन है, कंडीशन हर बार यही है। लेकिन यहाँ तक ये कंडीशन तो हमने सबको पढ़ा दी। अब हर अलग अलग सिस्टम में कंडीशन अलग अलग आ जाने लग जाएगी। जैसे अपन सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। अगर थीटा छोटा होगा तब आपको
आपको ये कंडीशन मिलेगी, और ये कंडीशन मिलेगी तो वो निकाय, वो सिस्टम क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो भैया कंडीशन एक ही है, कोई ये नहीं पूछना एसएचएम की कंडीशन हर बार चेंज क्यों हो रही है, एसएचएम की कंडीशन यही है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको कुछ भी मानना पड़ सकता है। जैसे ये सब लिख लेना आपको, ताकि कोई डाउट नहीं हो, आगे अपन सवाल जो भी करें आपके ये सवाल आएगा कि फोर्स की वैल्यू है -k√x, F की वैल्यू है -k√x, तो कंडीशन फॉर एसएचएम, एसएचएम की शर्त बता दीजिए मेरे को, कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या होनी चाहिए इसमें, बोलिए एसएचएम की कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर F है -kx के बराबर तो एसएचएम की कंडीशन क्या होनी चाहिए। एसएचएम की एक ही कंडीशन है कि F किस पर निर्भर करना चाहिए, -x पर, माइनस तो है ही, तो √x है सर। तो क्या आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पे अपने को लिखना चाहिए कि सर हो ना हो k खुद √x पे निर्भर कर रहा होगा, क्योंकि अगर k की जगह √x लिख देते तो √x × √x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या F प्रोपोर्शनल टू -x मिल जाएगा। इसका मतलब आपसे कोई पूछे, ये क्वेश्चन है आपके पेपर पर दिए होंगे, तुम तो 2-4 साल के पापी लगते हो, तो ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इन क्वेश्चन का आंसर है, आपसे पूछेगा कि x बढ़ाने पे k का क्या होगा, बताओ क्या होगा, x बढ़ाओगे तो k भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है ना। तो ये नहीं मानने का कि ये कांस्टेंट है, अपन ने पढ़ रखा है एसएचएम या सरल आवर्ती गति की कंडीशन क्या है, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, और उसको मैं किसी भी तरीके से पूछ सकता हूँ। मैं U दे सकता हूँ तुम्हें, U स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, U दे दिया, U से F निकाल लेना, फिर F को -x के बराबर खुद बनाना पड़ेगा, वो आपको बता दिया है, और उसके लिए जो भी शर्तें आएंगी उसको टिक कर देना भैया। सवाल करेंगे ऐसे आगे, बट अभी बेसिक आइडिया याद रखना है। तो याद करना है, वापस से एक आखिरी बार बता देता हूँ, कुछ तो सिंपल पॉइंट्स आए थे, और अभी एक बात ये है कि ये सारी गतियां लिखी, यहाँ पे सारा मोशन लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले पीरियोडिक मोशन, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा आवर्ती गति, ये आवर्ती गति है, इसमें जितनी भी गतियां हैं, जितनी भी मोशन है, सब क्या है, पीरियोडिक मोशन। इस पीरियोडिक मोशन में एक छोटा सा पार्ट होगा, उसको क्या बोलोगे आप, दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन, समझ रहे हो क्या। तो सारे पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है ऑसिलेटरी हो, सारी है ना, क्योंकि इसके बाहर भी है, और इस ऑसिलेटरी के अंदर, इस दोलन के अंदर एक छोटा सा मोशन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन किसके अंदर है, कौन क्या नहीं हो सकता। सारे एसएचएम पीरियोडिक होंगे, सारे एसएचएम पीरियोडिक होंगे, हाँ या ना, हाँ ही होगा ना, ये एसएचएम कहाँ पे, पीरियोडिक के अंदर ही तो है। सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन सारे पीरियोडिक एसएचएम होंगे नहीं, पीरियोडिक तो यहाँ पे भी है और वो एसएचएम नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। कंडीशन प्लीज याद रखना, पीरियोडिक मोशन की अपने आप को दोहराना, रिपीट करना, और ये ऑसिलेटरी या दोलन गति इर्द गिर्द घूमना, इर्द गिर्द घूमना, और इर्द गिर्द घूमने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको फोर्स लगाए। आपको बोला ना मैंने कि आप पागलों की तरह भागने लग गए, सुबह उठ के दोनों दीवारों के बीच में भागने लग गए, तो वो दोलन गति है, ऑसिलेटरी मोशन है, एसएचएम नहीं है। एसएचएम की एक ही कंडीशन, रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल लगना चाहिए। क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, F प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए। चलिए ये आ गया। इसमें एक पॉइंट आया था, एक दोलन, वो याद करना है। एक दोलन या एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4a होनी चाहिए। 4a दूरी हो तो बोल देना ऑसिलेशन हो जाएगा। अब ऑसिलेशन की ना हमें इक्वेशन चाहिए, अब हमें इस दोलन गति का ना समीकरण चाहिए, समीकरण। तो आप यहाँ पे लिखिए, हेडिंग में लिखिए इक्वेशन फॉर एसएचएम, एसएचएम का समीकरण। हेडिंग में लिखिए एसएचएम का समीकरण, एसएचएम का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति तो सबको पढ़ा दिया है। अगर वो आएगा आपको तो आप यहाँ से सारे फॉर्मूले वैसे भी निकाल सकते हो, ओरली भी। तो पहले मेरे को बता दो, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति में एक होता था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समरूप वृत्तीय गति होती थी। क्या होता था, समरूप वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AC/AT दो एक्सीलरेशन होते हैं, दो त्वरण होते थे AC/AT, और AC 0 हो सकता है कि AT 0 हो सकता है, AT 0 हो जाएगा। AT क्या करता था, AT स्पीड बदलता था, AT चाल बदलता था। अगर AT 0 हो जाएगा, स्पीड या चाल कांस्टेंट हो जाएगी,
मतलब नियत चाल से, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल या कण वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है ना। अब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये जो समरूप वृत्तीय गति है, तुम्हें इसके आंसर्स याद हो तो बता दो मेरे को। बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समरूप वृत्तीय गति जिसमें AT 0 होता है, बताइए उसमें कुल त्वरण टोटल एक्सेलरेशन कितना होता था? AC होता था। A = AC + AT, AT 0 तो A की वैल्यू कितनी हो गई? AC हो गई। और AC का मान, AC की वैल्यू ω² या V²/R या ω × V। तो हमें A की वैल्यू याद है, ω²R, यहीं पे आने वाली है वो वापस से। V का मान कितना होता है? V की वैल्यू कितनी होती थी? अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो V = ω/R पढ़ा होगा आपने। घूमने वाली चीज का ओमेगा हमेशा सेम रहता है, मैंने कई बार बता दिया है। और V सबका अलग अलग होता है, क्योंकि V = ω/R, ओमेगा सेम, तो जिसका R ज्यादा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा, जिसकी रेडियस ज्यादा, उसकी स्पीड या चाल भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब यही फॉर्मूले सारे यहाँ पे आने वाले हैं। और कैसे रियलाइज करेंगे? आप सिंपल सा एक इसमें वृत्त बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, और जो जो बोला जाए उसको पूछ लेने का, जो इक्वेशन यहाँ से आ जाए। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में, इस वृत्त में जो है ना, आपन को एक पॉइंट अभी बताया जा रहा है, वो आप याद कर लेना। सर्कल बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए, इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस a मानेंगे अपन, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं x को मान रहा हूँ 0, और इस पॉइंट पे x को मान रहा हूँ मैं +a, और इस पॉइंट पे x को मान रहा हूँ मैं कितना? -a, ठीक है। इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी मानी हुई है? a मानी हुई है ना। a रेडियस का, a त्रिज्या का एक सर्कल बनाया हुआ है, एक अपन ने यहाँ पे रेडियस बनाया हुआ है। शुरुआत में यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ पे कण, यहाँ पे पार्टिकल, वो अपन ने माना हुआ है। और पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, कण इस तरीके से घूम रहा है। इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। वैसे सवाल करने के लिए आप ऐसा भी मान सकते हो कि पार्टिकल या कण यहाँ पे हो। और आज की क्लास में केवल एक चीज सीखनी है मेरे को। मैं आपको बोल दूं कि पार्टिकल SHM कर रहा है, मैं आपको बोल दूं पार्टिकल SHM कर रहा है, कण SHM कर रहा है, आप उसका x लिखना सीखोगे आज की क्लास में, कि उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी स्थिति, उसका विस्थापन कितना होगा। अगर x आप लिख लोगे तो उसके बाद इस चैप्टर में कुछ बाकी नहीं है। x का डिफरेंशिएशन अवकलन करोगे, v आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन करोगे, a आ जाएगा, a को m से मल्टीप्लाई करोगे, बल आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा तो u निकाल देना, क्योंकि f की वैल्यू -du/dx होती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो कुल में से आप पोटेंशियल या स्थितिज ऊर्जा निकाल देना, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, या ½ mv² से गतिज ऊर्जा आ जाएगी। इस चैप्टर में यही है। कुल मिला के आपको आज की क्लास में x सीखना है। अगर x आप लिख देते हो, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इतना मान लेना आप। फिर तो सारी पॉइंट्स आपको ऐसे ही बताए जाएंगे बस। लेकिन आपको यहाँ पे जो जो बता रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैथ्स है, इसलिए अपन कोई एक तरीका अच्छे से सीख लेते हैं। तो अपने तरीके में मैंने माना हुआ है कि पार्टिकल या कण कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो क्या? आपको छूट है, आप क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, लेकिन मानोगे तो इक्वेशन खुद निकालनी पड़ेगी। तो मैं हर क्वेश्चन में ये मानूंगा कि पार्टिकल कैसे घूम रहा है, कण कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और बीच में क्या मानना है? x = 0, और इस अक्ष पे, इस y एक्सिस पे ही क्या मानूंगा मैं? SHM मानूंगा। इस y एक्सिस पे आपको दिख जाएगा अभी कि पार्टिकल या कण क्या कर रहा होगा? SHM कर रहा होगा। इधर है जब पार्टिकल, तो मैंने यहाँ पे ना एक लाइट लगा दी, एक ट्यूब लाइट लगा दी है इधर एक ट्यूब लाइट लगी हुई है, और बीच में एक स्क्रीन लगा दी है। स्क्रीन मतलब कोई कपड़ा वपड़ा लगा दिया है जिसपे इसकी परछाई बन जाएगी। बताइए पार्टिकल यहाँ पे है, कण यहाँ पर है, तो इसकी परछाई यहाँ से ट्यूबलाइट आएगी, तो इसकी परछाई भी कहाँ पे बन जाएगी, इसकी इमेज भी कहाँ पे बन जाएगी? x = 0 पे। फिर बताइए ये कण चलते चलते यहाँ पे आया, तो इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज भी कहाँ पे बन जाएगी? यहाँ पे बन जाएगी। बताइए जब पार्टिकल भी यहीं पे, जब कण भी यहीं पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन जाएगा, इमेज भी कहाँ पे बन जाएगी? वहीं पे बन जाएगी। ठीक है। बताइए जब पार्टिकल, जब कण यहाँ से यहाँ तक आया, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक आई, प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक आया? यहाँ से यहाँ तक। क्या प्रतिबिंब A चल लिया, क्या इमेज A चल गई? अब बताइए इसके आगे वापस से पार्टिकल या कण आगे आ गया, इधर से इधर आया, अब ट्यूबलाइट इधर लगा दी हुई है अपन ने। ऐसा एक वीडियो में ये दिखा देंगे आपको। तो उसमें क्या है
कि यहाँ पे ट्यूबलाइट है, अब बताओ अगर पार्टिकल या कण यहाँ पे है तो पार्टिकल कण यहाँ पे होगा तो अब इसका प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, और पार्टिकल या कण यहाँ पे होगा तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पार्टिकल या कण इधर से नीचे आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ आ जाएगा, इमेज कहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ से वापस नीचे आ जाएगी। कितना आ गई भैया, ए और चल लिया। कुल कितना चल लिया, 2a चल लिया। अभी एक दोलन हो गया क्या, एक ऑसिलेशन हो गया क्या, एक ऑसिलेशन में 4a चलना होता है, और चलाएंगे इसे। अब पार्टिकल या कण बिना देरी किए हुए बताइए, पार्टिकल या कण नीचे आ गया इधर, अब पार्टिकल या कण इधर आएगा तो इसकी इमेज, इसका प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, ए और चल लेगा। और बताइए जब फाइनली कण या पार्टिकल यहाँ से घूम के वापस से ऊपर तक आ गया तो प्रतिबिंब या कण भी, मतलब जो प्रतिबिंब है इसकी जो इमेज भी है वो भी यहाँ से किधर पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। आपको प्रतिबिंब या इमेज SHM करती हुई दिखेगी। अगर कण ने, पार्टिकल ने एक चक्कर पूरा किया तो इसकी इमेज ने भी क्या किया, एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। यहाँ से ऊपर गया ए, नीचे आया ए, और नीचे गया ए, और ऊपर आया ए। इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष है एक सर्कुलर मोशन, एक वृत्तीय गति या एक सर्कुलर मोशन वो किसके बराबर है, एक ऑसिलेशन या एक दोलन के बराबर है। और कुछ पॉइंट्स, जितना ज्ञान यहाँ पे लिखना चाहो, जितनी मैथ्स लगाना चाहो सब लगा सकते हो। यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके पास। बताओ मेरे को यहाँ पे भैया एंगल भी बताते जाओ, ताकि मैं मैथ्स नहीं बताऊंगा आपको, यहीं से सब सिखा दूंगा। आप बताओ इस पॉइंट पे, कलर कोई और ले लेते हैं, बताओ इस पॉइंट पे एंगल कितना। एंगल ना बचपन की मैडम ने बोला था ये 0 डिग्री होगा, वही 0 डिग्री है। और मैं नीचे जाओगे ना माइनस ही होता है, ऊपर जाओगे हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। इस पॉइंट पे यहाँ से ना समय शुरुआत हुआ, तो यहाँ पे हमने जब घड़ी देखी 12 बजे थे, हमने उसको कितना मान लिया, 0 मान लिया। और यहाँ पे एंगल कितना दिख गया मेरे को, एंगल दिख गया 0 डिग्री, यही पे दो ना। उसके बाद आप घूमते घूमते यहाँ से यहाँ पे आए। जब आप यहाँ पे आए तो बताओ पूरे चक्कर का टाइम अगर मैं t मानता, पूरे चक्कर का टाइम कितना मानते, t मानते, तो क्या ये 1/4 1/4 टाइम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू अगर आप देखोगे तो टाइम की वैल्यू आपको दिखनी चाहिए कितनी, वो दिखनी चाहिए t/4। और एंगल कितना हो जाएगा भैया, एंगल हो जाएगा π/2 के बराबर। समझ रहे हो क्या, याद करना है। फिर आप यहाँ से वापस यहाँ तक आए, अब कितना एंगल घूम लिए, 180 डिग्री घूम लिया। 180 डिग्री घूमने का मतलब एंगल तो कितना हो जाएगा, पाई, और टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t/2 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप आए तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये t/4 था, फिर ये t/4 था, ये t/4 और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3t/4। और π/2 एंगल कितना हो जाएगा, 3π/2। फाइनली वापस से घूम के यहीं पे आ जाओगे तो अंत में एक चक्कर पूरा, एक वृत्त पूरा, एक दोलन पूरा, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है, टाइम t हो चुका है। और कितना घूम चुके हो आप, 360 डिग्री 2π घूम चुके हैं अपन। तो ये वैल्यूज ना तुम इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, बट इक्वेशन से नहीं निकालेंगे। आज से मन ही मन सोच लेंगे अपन कि किस इक्वेशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है। ये बताओ मेरे को, तुमने टाइम सेम क्यों किया यहाँ पे। टाइम सेम करने के पीछे तुमने कुछ माना होगा, वो लिखना पड़ेगा तुम्हें। बताओ हर 90 डिग्री पे टाइम सेम क्यों माना। ऐसा भी तो हो सकता है ये टाइम सेम माना, इसका मतलब आपने ये भी माना है कि जो पार्टिकल या कण है ना, उसकी चाल या स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तभी तो बराबर टाइम, हर 90 डिग्री में टाइम कितना है, t/4। हर 90 डिग्री में टाइम कितना है, t/4। इसका मतलब यहाँ पे लिख लेना कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, कण की चाल नियत है। यहाँ पे हमने माना है स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, कण की चाल नियत है। पार्टिकल कहाँ पे है भैया, पार्टिकल या कण कहाँ पे है, पार्टिकल या कण तो सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में है। हमें पार्टिकल या कण नहीं पढ़ना, हमें SHM पढ़ना है। SHM कौन कर रहा है, SHM इसका प्रतिबिंब कर रहा है, इसकी इमेज कर रही है। इसकी इमेज यहाँ पे दोलन गति कर रही होगी, इसलिए लिख लेने का कि इमेज इज परफॉर्मिंग SHM, प्रतिबिंब SHM करेगा। इमेज इज परफॉर्मिंग SHM। इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, एक बार आप इसको समझ लोगे तो आप अभी फेज डिफरेंस, कालांतर वालांतर, इसमें सवाल बनते हैं अच्छे अच्छे, वो सब आप जरूर याद कर लेना कैसे वैल्यूज निकालेंगे। तो समझ में आना चाहिए कि कण या पार्टिकल तो वृत्त में घूम रहा है,
सर्कुलर मोशन में है, और इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज क्या कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, दोलन गति कर रही है। किस बिंदु पे, इस बिंदु के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये मीन पोजीशन, ये माध्य स्थिति कहाँ तक जा रही है, ये एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस आयाम या एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अगर ये वैल्यू अपने पास हैं तो अपन इस चित्र को और गंदा ना करते हुए फटाफट एक दूसरा चित्र बनाते हैं और उसमें सारी भावनाओं को दर्शा देते हैं। बोलिए क्या क्या अपन ने माना था कि या ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, कण ऐसे घूम रहा है ना। मान लीजिए किसी समय पर पार्टिकल या कण कहाँ पे होता, यहाँ पर होता, ये कण यहाँ पर होता, पार्टिकल यहाँ पर होता। याद रखना इस चैप्टर का नाम SHM है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे। कहाँ पे हो रहा था सर्कुलर मोशन, कोई पूछे कहाँ पर हो रहा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो यहीं पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है SHM, कहाँ पे हो रही है दोलन गति, इस y अक्ष पे, प्रतिबिंब भी तो कर रही है ना। बताइए जब कण यहाँ पे है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी इमेज कहाँ पे होगी, इसकी इमेज यहाँ पर होगी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर होगा। ये x0 था, ये वैल्यू कितनी थी, xa थी। मुझे ना ये दूरी x चाहिए। ये x क्या बता रहा है, ये x बता रहा है किसी समय पर SHM करने वाला पार्टिकल कितना दूरी पर है। फिर इसे धीरे धीरे बोल देता हूं मैं। देखिए सर्कुलर मोशन तो यहाँ पे हो रहा है और वो हमने कंप्लीट कर लिया, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया पहले, इसलिए उसकी चर्चा मत करो। हमें ये देखना है कि अगर कोई चीज़ इर्द गिर्द घूमती है ना तो 10 सेकंड पे वो कहाँ पे होगी, ये बताओ सर मेरे को। उस प्रश्न का आंसर आज की क्लास में मिल जाएगा। 20 सेकंड में वो कहाँ पे होगी, ये बताओ मेरे को, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको पहले तो समझ में आना चाहिए कि जो कण है ना, जो पार्टिकल है, वो इर्द गिर्द किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। और किधर घूम रहा है, ऐसे इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इर्द गिर्द घूमते घूमते तुमने फोटो खींची और मान लिया कि वो यहाँ पे है। अब वो कितनी दूरी पर है वो निकालना है मेरे को। अगर वो आ गया तो x आ जाएगा। अब तो वास्तविकता में कण इधर रहा होगा, पार्टिकल इधर रहा होगा, उसकी इमेज या प्रतिबिंब इधर बन गया होगा। बताइए ये एंगल को अगर मैं थीटा बोलता तो ओमेगा का फॉर्मूला होता था थीटा अपॉन टी। थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ओमेगा टी आ जाएगी। अगर आप इसकी त्रिज्या या इसकी रेडियस की बात करेंगे ना, तो इसकी त्रिज्या या इसकी रेडियस वो एम्पलीट्यूड या फिर आयाम a के बराबर होती है। और यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिल जाएगा। बताइए क्या ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दूरी को भी x लिखा जा सकता है? ये भी x है, ये भी x हो जाएगा। ये x है, ये a है, कोई साइन कॉस टेन कुछ होता होगा, कुछ ना कुछ दिखेगा आपको। ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो कुछ होता था क्या? तो x अपॉन a, इसको आपको क्या लिखना चाहिए, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण दिख रहा है, परपेंडिकुलर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a साइन थीटा। थीटा को प्यार से क्या लिख सकते थे आप, ओमेगा टी। ये मैंने AC में भी पहली क्लास में बताया था, प्रत्यवर्ती धारा में भी पहली क्लास में बताया था। आज से कोई भी चीज ऐसे फड़फड़ाएगी ना तो उसकी इक्वेशन है या तो a साइन ओमेगा टी या तो a कॉस ओमेगा टी। इधर बताइए मेरे को, आपने तो इसमें अपन पूरी अपनी SHM में हमेशा ये मानेंगे कि पार्टिकल ऐसे ही इर्द गिर्द घूम रहा है, ऐसे इर्द गिर्द घूम रहा है। मान लीजिए पार्टिकल इस तरीके से इर्द गिर्द घूमता, तो थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन उसका कर लेना, ताकि तुम बता देना मेरे को क्या क्या होगा। ये सब लिख लेना, x की वैल्यू कितनी लिख लेना, a sin ओमेगा टी सब लिखा नहीं है, ये लिख लो फटाफट। और ये सब सवाल ही चल रहे हैं अभी तुम्हारे नीट में ना, SHM में 2-4 बार ठीक सवाल आए हैं और बाकी तो फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो केवल आज की क्लास SHM की समझने की है, उसके बाद हर क्लास में इसका अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन करके कुछ वैल्यूज आएंगी, वो याद करना। समझने वाली क्लास SHM की पहली है कि तुम खुद से x लिखना जानते हो कि नहीं जानते हो, और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन इसमें कुछ और तरीके सोच लेंगे, बट आप अभी ये याद कर लेना। तो आपको याद करना है पार्टिकल या कण, वो तो वृत्त में घूम रहा है, वो तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और पार्टिकल नहीं है, कण नहीं है, कण का प्रतिबिंब, इसकी इमेज आप y एक्सिस पे भी बना सकते थे, इसका प्रतिबिंब आप x एक्सिस पे भी बना सकते थे। अब वो प्रतिबिंब, वो इमेज हमेशा क्या करेगी, आपको इर्द गिर्द घूमती हुई दिखेगी। उसी इमेज के लिए सारी चीजें लिखी जा रही है। हम इंटरेस्टेड हैं, हम आज
जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ इर्द गिर्द घूम रही है ना, तो 2 घंटे बाद वो कहाँ होगी, सर ये बता दो। अगर आप इस प्रश्न का आंसर आज ले गए तो फिर बाकी कुछ भी बता सकते हो आप। वही सीख रहे हैं अपन कि 2 घंटे बाद कहाँ पे हो गए आप, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे समय लिखना पड़ेगा। इसी के लिए आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और आ जाए, इसलिए वापस से आप फटाफट ऐसे एक और चित्र बनाइए और इक्वेशन खुद से निकालिए। बताइए कि ये एक सर्कुलर मोशन, एक वृत्तीय गति बना लीजिए और इस बार लिख लीजिए इमेज ऑन एक्स एक्सिस, इमेज ऑन एक्स एक्सिस, या एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब देख रहे हैं इस बार अपन। इस बार प्रतिबिंब कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पे, मतलब ट्यूबलाइट किधर है, ऊपर है। ट्यूबलाइट ऊपर लगा रखी है, पार्टिकल या कण से घूम रहा है। बताओ पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ से इधर आ गया तो इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, नीचे बन जाएगी इधर। फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इमेज इधर आ जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसकी इमेज भी कहाँ से यहाँ से इधर आ जाएगी इधर। और जब ये ऐसे घूम के इधर आएगा तो इसकी इमेज या प्रतिबिंब भी इधर आ जाएगी। तो इस बार आप दोलन गति कहाँ पे करवा रहे हो, एक्स अक्ष पे। ठीक है, दोनों तरीके सीखने नहीं है, हर सवाल में कोई एक तरीका लगाना ताकि स्पीड बढ़ जाए। लेकिन अभी समझाने के लिए बता देता हूँ। तो इस बार ऑसिलेशन ऑन एक्स एक्सिस, या दोलन गति कहाँ पे हो रही है भैया, एक्स अक्ष पे। लिख लेना दोलन गति कहाँ पे बताई गई है, एक्स अक्ष पे। ये कौन सी बिंदु हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, x0। इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आप। यहाँ से कहाँ तक जा सकते हो, आगे जहाँ तक जा सकते हो उसको क्या बोलेंगे, +a। पीछे जहाँ तक जा सकते हो उसको क्या बोल सकते हैं, -a। माध्य स्थिति, चरम बिंदु है ना, माध्य स्थिति या मीन पोजीशन, जिसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जहां तक जा सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, उस चरम बिंदु कहते हैं। वैल्यू निकालो, बताओ। मान लिया घूमते घूमते अपन ने इसकी एक फोटो ली और कण यहाँ पे था, पार्टिकल यहाँ पे था, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन जाएगी, इसकी इमेज, इसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। ये कितनी दूरी पर है, ये अपना लक्ष्य था भैया, कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। मेरे को अगर तुम x बता दोगे, मैं इस चैप्टर में सब पढ़ा दूंगा आपको। तुम x बताओगे, उसके बाद मेरे को मैथ्स आती है, सब बता दूंगा मैं आपको। तो आप मेरे को ये बताइए कि वापस से हमने कण को जोड़ा, वापस से पार्टिकल को जोड़ा, ये दूरी कितनी आ गई, a हो गई, रेडियस या त्रिज्या a है। ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। लेकिन इस बार ये x बेस में दिख रहा है शायद, इस बार ये x आधार है शायद, तो x बटा a इस बार कितना आ जाएगा, cos थीटा। थीटा की वैल्यू ओमेगा t है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। समझ रहे हो क्या। लेकिन ये सारे काम नहीं करने हैं, नीट के लिए इतना कुछ जरूरी नहीं है। ये सब तो IIT JEE मेंस एडवांस के लिए, अपने को तो वो कभी देना नहीं है। इसलिए हम आज से याद करेंगे, अपने को मैथ्स भी बिल्कुल सिंपल कर लेनी है कि उसमें भी दिमाग नहीं लगाएं। तो आज से आपसे कोई बोले ऑसिलेशन या दोलन का समीकरण, तो ऑसिलेशन या कोष्टक में लिख लेना दोलन। तो इसके समीकरण आप आज से क्या याद करने वाले हो भैया, x = a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई। सर ये फाई कहाँ से आ गया, अभी देखेंगे। a cos ओमेगा t प्लस माइनस फाई, ये तो है भैया ऑसिलेशन या दोलन की इक्वेशन। या तो साइन आ सकता है या तो कॉस आ सकता है, लेकिन इसमें से ये जो है a cos ओमेगा t प्लस माइनस फाई, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल नहीं, सही है बट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 4 समीकरण, 4 इक्वेशन लिखी हुई है, समझ में आ रहा है। 4 इक्वेशन, x = a sin ओमेगा t प्लस फाई या माइनस फाई, ये भी लिखा हुआ है a cos ओमेगा t प्लस फाई या माइनस फाई। और इसके आगे आप क्योंकि आगे पूछना जाओगे सर आपको इतना ही आता था क्या, तो इसके आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हो, इसके आगे प्लस माइनस लगा सकते हो। ऐसा कितनी इक्वेशन बन गई अभी, अब ये बन जाएंगी 8 इक्वेशन। तो ये सभी SHM की इक्वेशन है, ये 8 की 8 इक्वेशन। यहाँ पे प्लस लोगे तो प्लस के लिए भी 2 इक्वेशन, माइनस के लिए भी 2, इधर भी प्लस के लिए 2, माइनस के लिए, ये 8 क्या है, SHM की इक्वेशन है। तो अगर कोई आपसे पूछे SHM क्यों है, वो तो आगे पता लगेगा, लेकिन अभी दोलन या ऑसिलेशन तो मान ही लेना। तो अगर दोलन या ऑसिलेशन कोई पूछे, जैसे मैं आपसे बोल दूं x = a sin स्क्वायर ओमेगा t, वो ऑसिलेशन है कि नहीं है, तो आप एकदम से बैठते ही नो मत बोल देना। आप बोलना अगर हम उसे केवल या साइन या केवल कॉस में बदलने में सफलता प्राप्त कर पाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, SHM। कल को मैं बोल दूं कि x
x बराबर a tan थीटा, ये ऑसिलेशन है कि नहीं है? आप बोलना अगर आप इसको इन दोनों में बदल सकते हो तब तो ये हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और मैंने एसी में आपको 2-4 इक्वेशन लिखवाई थी, एसी में लिखवाई थी ना, आपको 3 इक्वेशन लिखवाई थी, या तो a sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी, या उनका प्लस या माइनस, या उनका गुणनफल, उनका प्रोडक्ट। केवल इन तीनों के अलावा और कुछ भी दिख जाए वो मना कर देना, वो एसएचएम ऑसिलेशन नहीं है। समझ रहे हो गया? तो वो लिखवाया हुआ है, लेकिन आपको इक्वेशन को इसमें बदलना पड़ेगा। अब ये 8 में से सुन लेने का, 8 में से अपन हर सवाल करेंगे केवल एक इक्वेशन से, और अगर आप उस इक्वेशन में कुछ भी छेड़छाड़ करते हो तो फिर आप अपनी मैथ्स लगाना, फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे नहीं होएगा सवाल, ठीक है? आप इसमें ये मानेंगे आज से हम कि अपन जब भी एसएचएम का कोई भी सवाल करेंगे, अभी मिलने वाले सवाल, अपने को याद रखना है, अपन मानेंगे कि पार्टिकल या कण हमेशा कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुमने क्लॉकवाइज माना तो जो जहां मैं प्लस ए लिख रहा हूं वहां पे तुम्हें माइनस ए लिखना पड़ेगा, लेकिन बार बार आप मैथ्स मत बदलो, है ना, फिजिक्स पढ़ेंगे अपन। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इसका एसएचएम, इसकी दोलन गति कहां पे होने वाली है? ऑसिलेशन ऑन वाई एक्सिस। याद करना है, अगर कण या पार्टिकल को घूमता हुआ मानते हो ऐसे, और इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज कहां पे बनाते हो? वाई एक्सिस पर, तब आप इक्वेशन लिख सकते हो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस अगर आप इसको उल्टा घूमता हुआ मान लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए। मत करो वो सब, अपन तो हमेशा ऐसे ही घूमता हुआ मानेंगे। फाई का मतलब क्या होता है? फाई तो एंगल है सर। एंगल हमेशा जो बचपन वाली मैडम ने बोला है वैसे ही नापना है। अगर आपसे बोला गया कि फाई की वैल्यू क्या होगी, पार्टिकल या कण यहाँ पे मान लीजिए, पार्टिकल या कण यहाँ पर है, अभी इक्वेशन आ जाएगी आपको लिखनी पहले एग्जांपल से, तो बताइए, ये तो बचपन की मैडम ने बोला था ये 0 डिग्री है, तो उनका सम्मान करने का, और कण या पार्टिकल को ऐसे जोड़ देने का, यही वाला एंगल कितना है भैया? फाई है। समझ रहे हो गया? इसमें कुछ नेतागिरी नहीं, बचपन में एंगल ऐसे ही सिखाया था, नेतागिरी नहीं करने का। जैसे मान लीजिए कल को आपको कण इधर मिल गया, कण या पार्टिकल इधर मिल गया आपको, आपने इसको जोड़ लिया है, अब फाई कौन सा होगा? ये जो पूरा एंगल है इसको आप क्या लिख सकते हो? फाई लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख देना? फाई लिख देना। अगर आप एंगल ऐसे मेजर करते हो तो फिर बचपन वाली मैडम की बात को मानना कि अगर ऐसे एंगल मेजर करते हैं तो उसको 30 नहीं लिखते, उसको -30 लिखते हैं। फिर यहाँ पे तुम -30 भी लिख सकते हो, और अगर ये 30 होता तो क्या ऊपर वाला 330 होता? तो यहाँ पे आप 330 डिग्री भी लिख सकते थे, और यहाँ पे आप -30 भी लिख सकते थे। वो आपके ऊपर है, एंगल हमेशा ही ऐसे मेजर करते हैं। जैसे ये वाला एंगल जो है इसको आप +90 भी लिख सकते हो और -270 भी लिख सकते हो। पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा यहीं पे पहुंचना है आपको। समझ रहे हो गया? तो इनमें कुछ भी लिखो, लेकिन एंगल या कोण यहीं से मापन होगा, तो कुछ बदलना नहीं है। ये रही इक्वेशन, और इससे मैं सारे सवाल बता दूंगा आपको। इसमें एक शब्द और लिखना है जो मैंने इसी में बताया हुआ है। एक तो आपको बता ही दिया है, ए आयाम या एम्पलीट्यूड है, ये एंगल दिख रहा है ओमेगा टी प्लस माइनस फाई क्या है? एंगल या कोण है। और इसको, ये जो है ना, इसको तो आप लिख देना ताक्षणिक कला या इंस्टेंटेनियस फेज लिख लेना भैया। इंस्टेंटेनियस फेज, फेज या कला का मतलब एंगल होता है। बताइए टी का मान 1 रखेंगे तो 1 सेकंड का एंगल, 2 रखेंगे 2 सेकंड का एंगल, 3 रखेंगे 3 सेकंड का एंगल, और यहाँ पे टी 0 रख दोगे तो शुरुआत में पार्टिकल कहां से घूमना चालू किया? टी 0 रख दिया तो फाई की वैल्यू अगर 30 डिग्री आ गई तो शुरुआत में कण या पार्टिकल कहां से घूमना चालू किया होगा? 30 डिग्री से। अभी फाई की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसका मतलब कण कहां से घूमना चालू किया होगा? पार्टिकल कहां से घूमना चालू किया होगा? यहीं से घूमना चालू किया होगा। अभी फाई की जगह रखा हुआ है -90, मान लीजिए किसी ने इक्वेशन दी -90 लिखा हुआ है फाई की जगह, तो फिर पार्टिकल या कण कहां से घूमना चालू किया होगा? यहां से घूमना चालू किया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए फाई क्या हो जाएगा? इनिशियल फेज, इनिशियल फेज या प्रारंभिक कला, इनिशियल फेज या प्रारंभिक कला। तो आज अपने को ना केवल x लिखना सीखना है। मैं कोई भी क्वेश्चन दूं आपको x
एक्स लिखना आना चाहिए। मैं ठीक ठीक सवाल दे रहा हूँ और ये सवाल वाकई में ठीक है, आप कर लेते हो तो एक्स लिखना आ जाएगा आपको। तो आप इसमें क्या कीजिए, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन में आप ये लिखिए, इफ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM, यदि कण सरल आवर्ती गति करता है, इफ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM, यदि कण सरल आवर्ती गति करता है जिसका आयाम a है, इफ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM विद एम्पलीट्यूड a, विद एम्पलीट्यूड a, देन फाइंड इट्स पोजीशन विद टाइम, तब समय के सापेक्ष इसकी स्थिति ज्ञात करें, देन फाइंड इट्स पोजीशन विद टाइम, तब समय के सापेक्ष इसकी स्थिति ज्ञात करें। उसके आगे दो सवाल लिख लो। फर्स्ट ऐसे लिख लेना, इट स्टार्ट फ्रॉम a/2 एंड गोइंग इन -a डायरेक्शन। कण a/2 से गति प्रारंभ करता है, कण a/2 से गति प्रारंभ करता है तथा -a की ओर गति करता है। कण a/2 से गति प्रारंभ करता है तथा -a की ओर गति करता है। और दूसरा सवाल लिख लेना, कण √3 a/2 से गति प्रारंभ करता है, कण -√3 a/2 से गति प्रारंभ करता है। इंग्लिश वाले यहां से देख के लिख लेना, इट स्टार्ट्स from -√3 a/2 and going in +a direction. कण -√3 a/2 से गति प्रारंभ करता है तथा +a की ओर गति करता है, तथा +a की ओर गति करता है। अगर आप ये लिख लेते हो ना, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ बाकी नहीं है, x आ जाएगा, उसके बाद सब आपको 1D या आगे सिखाया हुआ है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए अपन इसका आंसर लिखते हैं। और जिसको आता है अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता है तो माहौल के मजे लीजिए। देखिए जरा, तो इसमें आपको सबसे पहले ये व्रत बनाने का, सबसे पहले बनाने का ये व्रत या सर्कल, और सब कुछ सेट है। इक्वेशन में कुछ बदल नहीं सकता, इक्वेशन आंसर यही लिखना है तुम्हें हर बार। आंसर क्या है, a sin ωt + phi, ये है आंसर। इसमें केवल क्या निकालना है तुम्हें, केवल फाई निकालना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेट है। ये a क्या है, आयाम है, एम्पलीट्यूड है, जो आपको a दिया हुआ है शायद। तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में कुछ नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें केवल तुम्हें क्या निकालना है, फाई, और फाई निकाल सकते हो। इस सर्कल के लिए, सूरत के लिए मैंने कुछ सिखाया है आपको, उसको चेंज मत करना, वरना ये इक्वेशन बदलनी पड़ेगी आपको। तो हमने माना हुआ है कि ये बिंदु, ये पॉइंट क्या होता है भाई, x0, ये बिंदु, ये पॉइंट क्या होता है, +a, ये पॉइंट क्या होता है, -a। चलिए ये बताइए, पहले सवाल में पार्टिकल या कण, अच्छा इसमें SHM कहाँ पे होता है, दोलन गति कहाँ पे होती है, इसी y अक्ष पे। बताइए शुरुआत में पार्टिकल कहाँ पे था भैया, शुरुआत में पहले चलना पड़ेगा a/2 पे। बोलो फिर, अगर a/2 कहाँ होगा, a/2 ये 0 है, ये a है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा ना a/2, तो यही पॉइंट है। इस पॉइंट को क्या है, क्या कहने का, a/2 कहने का, a/2 है। कोई डाउट तो बोल देने का, a/2 यही है, a/2। अगर ये a/2 बताओ, ये तो इमेज है, ये तो प्रतिबिंब है, तो कण कहाँ पे होगा, पार्टिकल कहाँ पे होगा, पार्टिकल या कण यहाँ भी हो सकता है, और पार्टिकल या कण यहाँ भी हो सकता है ना। दोनों स्थितियों में, दोनों जो पोजीशन है उस पर इमेज यहीं पे बनेगी। बताइए पार्टिकल घूम कैसे रहा था, हमने माना हुआ है सब एंटीक्लॉक हुआ है, ये कण ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे घूम रहा है भैया, तो डाउट तो बोल देने का, ये पार्टिकल ये कण ऐसे घूम रहा है। बोलो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पार्टिकल या कण वो a/2 पर होना चाहिए, और किधर जाना चाहिए, -a पे। ये किधर जा रहा है, +a पे, ये किधर जा रहा है। इसका मतलब ये है हमारा आंसर, इसकी इक्वेशन, यही हमारा आंसर है। तो बताइए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ देने का, एंगल ही तो निकालना है, एंगल निकालना कौन सी बड़ी बात है, एंगल 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 कैसे निकालोगे,
ये 0 डिग्री होता था सर, और ये कण या पार्टिकल को ऐसे जोड़ दिया अपन ने, कण या पार्टिकल ऐसे जोड़ दिया। ये एंगल अगर आप बता दोगे तो बस आज के राजा आप। ये एंगल निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। कितना है ये एंगल? ये वाला एंगल निकाल लो। ये वाला एंगल शायद 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री कैसे आएगा ये एंगल? ये एंगल आप निकाल सकते हो। ये ऊंचाई अलग कलर ले लेते हैं एक। तो ये जो ऊंचाई है ना, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी दिखेगी? a/2। ये त्रिज्या या रेडियस कितनी दिखेगी? a दिखेगी। ये एंगल अगर कुछ देर के लिए मैं थीटा मानता तो साइन थीटा, वो कितना लिख सकते थे? लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। इसका मतलब थीटा कितना आ गया यहाँ से? थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। ये 30 आ गया तो अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। अगर अंदर वाला एंगल 150 डिग्री है तो बोलेगा देश का भविष्य जागेगा और बताएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है x = a sin ओमेगा t प्लस 150 डिग्री। अब कोई मेरे से पूछता है इसका वेग कितना है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो मैं इसका अवकलन कर देता, डिफरेंशिएशन कर देता। और अगर वेग आ गया तो गति ऊर्जा आ जाएगी क्या? अगर वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आ जाएगी। v आ गया तो डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, त्वरण आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन में फोर्स आ गया, बल आ गया, बल आ गया तो स्थितिज ऊर्जा आ गई, F = -du/dx। यही पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। ये सब खत्म हो जाएगा फिर SHM 2 3 अपने पास निकाय जो SHM करते हैं। अगर x लिखना आ गया तो हो जाएगा, पूछा नहीं है बट आप इसकी इक्वेशन भी लिख दो। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ना, तो सवाल बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसकी इक्वेशन लिख दो भाई, इस पार्टिकल की, इस कण की इक्वेशन। ये कौन सा है पार्टिकल में से? इसको पढ़े लिखे आदमी को क्या बताओगे? ये पार्टिकल कहाँ पे है? बोलना a/2 पर है, लेकिन ये किधर जा रहा है? +a की तरफ जा रहा है। बताओ अगर ये छोटा वाला एंगल, ये छोटू कितना होता है इस बार? ये 30 डिग्री आता है। वही तो आता है ना, सेम ही आता है एंगल। ये हाइट कितनी होती है, ऊंचाई कितनी आती है? a/2 आती है। इसकी इक्वेशन कितनी हो जाती है? x = a sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। तो आपके नीट में पूछा हुआ है इन दोनों के बीच में कलांतर, इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस, तो वो भी आ जाता। क्या इन दोनों के बीच का आपको एंगल या कोण दिख नहीं रहा? एंगल या कोण इन दोनों के बीच का वो दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये 30 है, ये भी 30 है। 30 और 30 कितना हो गया? तो कुल तो 180 होता था सर। 180 में से 60 हटा लो, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? बहुत ही गंदा कलर है। दो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? दिख रहा है क्या? इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो वही इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? कलांतर या फेस डिफरेंस। क्वेश्चन अलग से भी करेंगे अपन, लेकिन आप देख लो इसमें वापस से मैं बोल देता हूँ। अपने को सवाल में एक ही पहला सवाल कर रहे हैं अपन। पहले सवाल में ये आप और ऐसे समझना थोड़ा बहुत कि यहाँ दो इक्वेशंस क्यों आ रही हैं, दो समीकरण क्यों आ रहे हैं। आप ये बताओ मेरे को कि आपको अभी दोलन गति पढ़ रहे हैं अपन, अभी ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे x 0 था और यहाँ पे x क्या था? a था, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी? -a। बताओ पहले सवाल ने क्या बोला कि पार्टिकल या कण वो कहाँ पे था? a/2 पर। तो ये चलना चालू किया और ये a/2 पर, ये देखा a/2 पर 2 बार आएगा। देखो, एक तो जाते वक्त भी a/2 पर आएगा और वापस से जब आएगा तब भी a/2 पर आएगा। तो इसलिए दो इक्वेशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आके हो सकता है आगे जाए और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आके किधर आए? पीछे आए। इसीलिए दो इक्वेशन आ रही है, दो समीकरण आ रहे हैं। अगर वो यहाँ से आगे जा रहा होगा तो ये वाला इक्वेशन +a की तरफ, और ये वाला पार्टिकल था वो अब किधर जा रहा होगा? -a की तरफ। तो अपने से ये वाली इक्वेशन, ये वाला समीकरण पूछा हुआ था। दो इक्वेशन क्यों आ रही है समझ में आना चाहिए कि a/2 पर कण किधर जा सकता है? आगे भी जा सकता है, +a भी जा सकता है, -a भी जा सकता है। अब उसमें कौन सा कण वो आपसे पूछा हुआ है। और इन दोनों के बीच में कलांतर, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कोई पूछे तो ये रहा भैया, दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिख रहा है अपने को? 120 डिग्री दिख रहा है।
अब एक बार फिर से यही कहानी वापस से दोहरा देते हैं। अपन ने एक दूसरा सवाल भी पूछा था, उसका आंसर तो तुम्हें आना ही चाहिए, और ये सब ओरली हो जाएगा, बार बार सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब। तो बताइए दूसरे सवाल की बात करते हैं। अपन दूसरे सवाल में सब बताया हुआ है, आपको पॉइंट बताए हुए हैं। ये पॉइंट कौन सा होता है? x बराबर 0। ये पॉइंट कौन सा होता था? x बराबर -a। ये पॉइंट कौन सा होता था? x बराबर +a। बताइए दूसरे सवाल में कण या पार्टिकल कहां से चालू हुआ? -√3a/2। ये 0 है और ये है -a, तो इन्हीं के बीच में आएगा कहीं, एक पॉइंट बना लेने का। और वो पॉइंट कितनी दूरी पर है? दूरी या डिस्टेंस तो √3a/2 ही है, लेकिन वो माइनस में है इसलिए माइनस लिखा हुआ है। अगर पार्टिकल या कण यहाँ पर है तो वास्तविकता में जो वृत्तीय गति हो रही होगी, जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, उसमें कण पार्टिकल यहाँ पे होगा, उसका प्रतिबिंब इमेज, इसकी भी इमेज। किधर घूमते हैं कई बार बता दिया आपको, ये किधर घूमने वाला है वो आपको बताया हुआ है। ये किधर घूमने वाला है? ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये भी किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूमेंगे, और ऐसे घूमेंगे तो तुम्हें क्या चाहिए इसमें? किधर जाना चाहिए? -a की तरफ कि +a की तरफ? +a की तरफ। तो मतलब किसकी बात कर रहे हो आप? किसकी बात कर रहे हो? ये किधर जा रहा है? +a की तरफ जा रहा है। इसको जोड़ दीजिए, आंसर जाएगा आपके पास। तो इसको जोड़ने के लिए कलर चुनना बड़ा मुश्किल है, इसको ऐसे जोड़ दिया भैया। इसको जोड़ देने का ये वाला एंगल आप बता देना, ये ऊंचाई, ये हाइट कितनी हो जाएगी? √3a/2। फिर से sin थीटा ही आएगा शायद, और sin थीटा √3a/2 का होता है, ये 60 डिग्री आ जाएगा ना 60 डिग्री, क्योंकि ये a आ जाएगा। ये त्रिज्या, ये रेडियस कितनी है? a। ये परपेंडिकुलर, ये लंब है, इसको कुछ देर के लिए थीटा मान लो। अगर आपने गंदी शक्लें बनाई कि कैसे 60 डिग्री, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता था √3a/2 और नीचे a। तो थीटा कितना आ जाएगा भैया? 60 डिग्री। और थीटा अगर 60 डिग्री आ गया तो इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण खुद से लिख देना चाहिए था आपको। क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन? x बराबर a sin ω t -60 डिग्री। ये -60 कैसे लिख दिया? क्योंकि यहाँ से नीचे है ये एंगल -60, और अगर आप ये वाला कंप्लीट एंगल लिखते तो ये 300 डिग्री होता है। तो इसी इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते थे, a sin ω t + 300 डिग्री, तब भी चलेगा। लेकिन फिजिक्स में एंगल ना 0 से 180 के बीच में होते हैं, तो आप वही रखिए, 0 से 180 के बीच में रखना, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो x अगर आपको लिखना आता है, किसी के लिए भी x लिख सकते हो, किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी समीकरण के लिए आपको x लिखना आना चाहिए, और उससे फिर कलांतर वलांतर आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा, वो भी समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी ये जो लिखा है ना अपन ने, फिर आज क्योंकि कल तो आप गजनी से मिलके आ जाओगे, भूल जाओगे सब, इसलिए आप फटाफट ना मेरे को एक पॉइंट बता दो। ये बताओ, एक तो इक्वेशन आई थी, एक तो समीकरण आया था मेरे पास, x की वैल्यू हमने कितनी बनाई है? a sin ω t। वैसे तो +φ होता है, लेकिन फाई हर बार मैं लिखा नहीं करूंगा, फाई हो गया 0। फाई 0 कहाँ पे होता है? फाई 0 कहाँ पे होगा? 0 डिग्री एंगल, मतलब पार्टिकल या कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। समझ रहे हो गया? तो बताइए इसका अगर मैं आपसे एक सुंदर सा चित्र पूछता, तो मेरे को कुछ तो वक्र, कुछ मेरे को ग्राफ्स बताने आपको, आप साइड में सारे ग्राफ लिख लो, आपको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। बताओ मेरे को, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन और कॉस सब तरंग है, सब वेव है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए ऐसी तरंग, ऐसी वेव बनाना जो 0 से चालू हो जाए। कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है, तो ये भी तरंग आएगी, ये भी वेव भी आएगी, लेकिन कॉस 0 1 होता है, तो कहाँ से चालू करना? हाई से चालू करना। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी माइनस साइन थीटा की, तो जो साइन थीटा है उसको उल्टा कर दो। माइनस साइन थीटा कैसा हो जाएगा? 0 से चालू होएगा, लेकिन जैसा ये था ना, इसका ठीक उल्टा कर देना। आपसे कोई पूछे माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती थी, लेकिन 1 के आगे माइनस लगा दोगे, ये क्या आ जाएगा भैया? -1 आ जाएगा। और आप
आपको लास्ट में दो ग्राफ की दो वक्र की और जरूरत पड़ेगी, इधर ही बना देते हैं चलो। तो आपको एक पड़ेगी साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत और एक पड़ेगी कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि ग्राफ वक्र खुद ही बना देना। बोलो साइन स्क्वायर, साइन 0 0 ही होता है, लेकिन साइन स्क्वायर ना कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बिकॉज साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए तरंग ही बनेगी, वेव ही बनेगी, लेकिन ये वेव भगवान के लिए कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। और अगर कॉस, तो कॉस 0 1 होता है, शुरुआत तो इसकी भी 1 से ही होगी, लेकिन ये वापस से कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगी। तो याद रखना है साइन और कॉस दोनों तरंग, साइन और कॉस दोनों वेव हैं, है ना। वेव का मतलब एक बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक बिंदु के टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होंगे। ये सब आप ग्राफ बना लीजिए। इसमें आपको मैंने एसी में भी लिखवाया था एक पॉइंट, आवर्तकाल या टाइम पीरियड का मतलब क्या होता था, वो सबसे छोटा टुकड़ा जिसको बार बार रखने पे पूरा ग्राफ बन जाए। तो इसमें टाइम पीरियड तो मेंशन कर दो, इसमें आवर्तकाल दर्शाओ, सर ये होगा आवर्तकाल, ये होगा टाइम पीरियड। इसमें यहाँ तक ये इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, समझ रहे हो क्या, क्योंकि इसको तुम आगे बनाओगे तो ये बन जाएगा। और कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में ये हो जाएगा एक टाइम पीरियड, समझ रहे हो क्या, ये आवर्तकाल हो जाएगा। इसी को उठा के आगे रख दो तो टाइम पीरियड हो जाएगा। माइनस साइन में भी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, माइनस साइन में भी यहाँ से यहाँ तक इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माइनस साइन माइनस कॉस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये टी आ जाएगा। तो माइनस साइन माइनस कॉस, साइन या कॉस, इन सब में टाइम पीरियड या आवर्तकाल ना सेम होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहां पे क्या हो गया है, अब केवल इसी को आपको इसका क्या बोलना पड़ेगा, आवर्तकाल या टाइम पीरियड बोलना पड़ेगा, जो आधा हो जाएगा शायद। क्योंकि बताइए ये तो ऊपर था ही, इस माइनस वाले को स्क्वायर करोगे तो ये भी किधर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। तो अगर ये पूरा t माना था तो ये आधे पे t/2 लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो इस बार केवल इस t/2 को ही रिपीट करना पड़ेगा, t/2 को ही दोहराना पड़ेगा। और इसी प्रकार से कॉस में भी, कॉस स्क्वायर में भी केवल किसको दोहराना पड़ेगा, केवल किसको रिपीट करना पड़ेगा, t/2 को। वापस बोल देता हूं मैं, ये साइन और कॉस में कोई भी देख लेते, ये इस तरीके से था ये। तो ये जो माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला पूरा किधर घूम के आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और अगर ये घूम के ऊपर आ गया तो केवल आधे हिस्से को ही आपको दोहराना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए घूम के ऊपर इस तरीके से आ जाता, तो अब आपको रिपीट किसको करना पड़ेगा, अब केवल इसको रिपीट कर दीजिए, केवल इसको बार बार चिपका दीजिए, पूरा ग्राफ बन जाए। इसी को उठा के आगे रख दिया, तो इस बार टाइम पीरियड क्या हो गया है, इस बार आवर्तकाल आधा हो गया है। याद करना है साइन और कॉस, उसके टाइम पीरियड को आधा करोगे, उसके आवर्तकाल को आधा करोगे तो किसका टाइम पीरियड बन जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का। और टी और एफ व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, पढ़ेंगे भी वो सब, इसलिए आवर्ती दुगनी, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो ये सब पता होना चाहिए। अगर ये सब पता है तो लास्ट की कुछ बातें कर रहे थे अपन, तो आप नीचे से जाके बताओ मेरे को, इसमें ग्राफ कैसे बनाओगे। x = a sin ओमेगा t, तो साइन हमेशा 0 से चालू होएगा, इस तरीके से ये x बना लेना, ये t बना लेना, तो ये x और t आ जाएगा। इसमें अब सबसे पहले ना मैंने तुम्हें एक अभी सर्कल बनाया था ना, तो मैंने टाइम और एंगल लिखवाया था, टाइम 0, वो इसीलिए लिखवाया था कि यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा मेरे से। बताइए यहाँ से घड़ी देखनी चालू की, यहाँ टाइम भी कितना हो गया 0 और यहाँ एंगल भी कितना हो गया 0। ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, ऐसे यहाँ पे बनाया था ना अपन ने कण यहाँ पे। अब बताओ पार्टिकल या कण घूमते घूमते 90 डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे आया तो शुरुआत में तो उसकी इमेज यहाँ पे बनी थी तो x 0 था, जब वो यहाँ पे आया तो x की वैल्यू a हो चुकी है। तो बताओ क्या इस बिंदु पे, क्या इस पॉइंट पर x की वैल्यू a दिख रही है आपको, तो इस पॉइंट पर कितना टाइम देना पड़ेगा आपको, t/4। कोई पूछे एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, वो आप सर्कल देखिए। उसके बाद बताइए पार्टिकल यहाँ से घुमा और यहीं से क्यों घूमना चालू किया, सर फाई तो लिखा नहीं आपने, ऐसे पार्टिकल या कण यहीं से घूमेगा, फिर यहाँ पे आ गया, इसके बाद पार्टिकल और घूम गया, तो
तो बताइए यहाँ पे जब कण यहाँ से घूम के वापस से नीचे आएगा तो x की वैल्यू वापस 0 हो जाएगी शायद। ये समझ में आ रहा है क्या? या मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ? सर आप ही बोलो, आप ही समझो। देखो अपने जो आत्मा परमात्मा का मिलन हो चुका है, इस पॉइंट पर x यहाँ पे इमेज इधर बनेगी तो x भी कितना होगा 0। तो शुरुआत में x कितना था 0। जब पार्टिकल या इमेज यहाँ तक पहुंची तो पार्टिकल भी, कण भी यहाँ पे, इमेज भी यहाँ पे, एंगल कितना हो चुका है 90 डिग्री। अब वापस से कण या पार्टिकल यहाँ पे, तो वापस से इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी 0 पे। तो वापस जब x 0 हुआ तो आधा चक्कर पूरा हो गया। आधे चक्कर का टाइम कितना हो जाएगा t/2। आधे चक्कर में हाफ में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ से जब पार्टिकल और कण यहाँ पे आएगा तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई थी -1। तो दिख रही है इस पॉइंट पे आप अगर मार्क करोगे तो -a ही आएगा। तो ये जो मार्किंग है ये -a को शो कर रही है। और यहाँ पे कब पहुंचेंगे अपन, टाइम कितना हो जाएगा t/4, 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 3t/4। एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री। फाइनली एक आवर्तकाल, एक टाइम पीरियड में कितना घूम लिए होंगे अपन 360 डिग्री। वापस से वहीं पे आ गए होंगे, x कितना हो गया होगा 0 हो गया होगा। और यही एक टाइम पीरियड है, इसी को एक आवर्तकाल या एक टाइम पीरियड आपको कहना है। बहुत सारा ज्ञान है आपको, तरंग या वेव के लिए बहुत सारा पॉइंट चाहिए। तो ये जो एक टाइम पीरियड है, एक आवर्तकाल है, इसमें वास्तविकता में क्या हो रहा है, एक सर्कल या एक वृत्त में घूम रहे हैं अपन। और इसी लंबाई को, तरंग की इसी लंबाई को, वेव की इसी लेंथ को वेव लेंथ कहेंगे आज से अपन। तो ये जो टाइम पीरियड है इसी को आप बोलेंगे लैम्डा के बराबर। यानी यहां से मैं 3 चीजें लिखवाना वाला हूं। बताइए एक टाइम पीरियड में, एक आवर्तकाल में कितना एंगल घूम जाते हैं अपन 360 डिग्री। और कितना चल लेते हैं अपन, कितना चल लेते हैं अपन। वैसे तो 2πr चला है, लेकिन SHM की दृष्टि से अगर आप देखोगे, तरंग की दृष्टि से आप देखोगे तो फिर कितना चलने वाले हैं अपन लैम्डा। तो ये सब चीजें आपस में एक दूसरे के क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो आपको बदलना पड़ेगा। ये वेव मैं आपको लिखवाऊंगा तरंगों में कि एक 1 टाइम पीरियड में वेव जितना चली है ना, 1 टाइम पीरियड में वेव जितना चली उसी को क्या बोलना है, वेवलेंथ। एक आवर्तकाल में तरंग जितना चली उसी को तरंग दैर्घ्य बोलेंगे, लेकिन वो वेव थ्योरी में लिखेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि ये एक टाइम पीरियड है और ये एक लैम्डा है, और इक्विवेलेंट लिख लो इसके आगे, ऐसे लिख लेना कि टाइम पीरियड में कितना घूमते हैं 360 डिग्री, और चलते कितना है भैया, लैम्डा चलते हैं। तो ये सब इक्विवेलेंट है, इसको अपन बदलेंगे भी। और तो ठीक है, आज की क्लास में जो है ना आप x निकाल सकते हो, इसमें कुछ पॉइंट और बाकी हैं, लेकिन वो अपन आगे देखेंगे।